नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर पढ़ रहे हैं हम अभी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत आदिकाल को उन्होंने 4 प्रकरणों में बांटा है। 2 प्रकरण से संबंधित कक्षाएं हमारी हो चुकी है। आज ये हमारा प्रकरण तीसरा है और इसके अंतर्गत हम जानेंगे देश भाषा काव्य को। और यहीं से शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया था, जिसकी समय सीमा शुक्ल ने बताई थी 1050 से लेकर 1375 संवत तक। अब तक जो हमने रचनाएं पढ़ी या जो साहित्य पढ़ा, उसे आप हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के रूप में जान सकते हैं। अर्थात अपभ्रंश की रचनाएं हमने पढ़ी और उस समय कौन कौन सी चीज़ें थी, क्या क्या हो रहा था समाज में, किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, वो सब हम सिद्धनाथ साहित्य के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम शुद्ध हिंदी साहित्य के अंतर्गत किन पुस्तकों को शुक्ल ने सम्मिलित किया, किन के आधार पर उन्होंने आदिकाल को नाम पहले वीरगाथा काल नाम दिया था और किन किन लेखकों को उन्होंने इसके अंतर्गत समाहित किया और हिंदी साहित्य का प्रारंभिक रचना वो किसे मानते हैं, कहाँ से इसका प्रारंभ मानते हैं, इन सब तथ्यों को जानेंगे हम आज की कक्षा में। कल की कक्षा में मैं आपसे कुछ बात कर रही थी, लेकिन बीच में यूपीएससी के स्टूडेंट से कुछ बात कर रही थी और बीच में वीडियो कट गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे एडिट वेडिट करना आता नहीं है, वीडियो को पढ़ाना मेरा लक्ष्य है, उसमें सुकून भी मिलता है, मुझे आनंद मिलता है अपनी शांति के लिए, तो वो मैं कर रही हूँ। बाकी चीज़ों के लिए ना मुझे समय मिलता है और ना इतनी मुझे टेक्निकली जानकारी है। ठीक है, तो वो बात मैं फिर दूसरे वीडियो में करूँगी। कोई 5-10 मिनट का अलग से वीडियो बना के मैं डाल दूँगी, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा बाकी की बातों के लिए। लेकिन इस वीडियो में ध्यान केंद्रित करेंगे हम आज के हमारे इस प्रकरण पर, देश भाषा काव्य वीरगाथा काल, प्रकरण नंबर 3 आदिकाल। साथ ही साथ मैं इतना जरूर कहूँगी कि जो नए विद्यार्थी हैं, जो पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो लोग अपने सिलेबस के लिए ये जो मेरा चैनल है, ये नेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ यूपीएससी का थोड़ा बहुत कह सकते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी का सिलेबस भी मैंने देखा और आप स्टूडेंट्स के जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से प्रोत्साहित मुझे कर रहे हो, अपना विश्वास मेरे ऊपर दिखा रहे हो, तो उस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। आपके सिलेबस के अनुसार जो सामग्री है उसे आप पढ़िए तब तक। जैसे कि उपन्यास है, गोदान है, शुक्ल के निबंध हैं, कुछ नाटक हैं, अन्य लेखकों के भी निबंध हैं, तो जो कुछ उपलब्ध है उसे आप पढ़ते रहिए। इस बुक को तो मेरे साथ साथ पढ़ना ही है। अभी जैसे आज आप पहली बार ये देख रहे हैं, तो बाकी की 4-5 कक्षाएं देख लीजिएगा जो भी है, लेकिन मेरे साथ प्रतिदिन इसको पढ़िए। ये बुक वो नहीं है कि आप सोचो कि एक दिन बैठ के मैं इसके सारे वीडियोज़ देख डालूंगा, और वो बात नहीं है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलिए, क्योंकि आप एक बड़ी परीक्षा की जब तैयारी कर रहे हो, नेट असिस्टेंट और यूपीएससी परीक्षा की जब आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। आपका फर्स्ट पेपर भी है और भी परीक्षाएं, तो एक साथ आप सब नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं जो पढ़ा रही हूँ 20 या 30 मिनट का जो वीडियोस होते हैं, उनको मेरे साथ देखिए, तुरंत की तुरंत उसी दिन देखिए। उस वीडियो से आपने क्या सीखा, उस कक्षा से आपने क्या सीखा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट करने में मात्र आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन आपकी रुचि जागेगी इस पुस्तक के लिए और आपको अच्छा लगेगा कि आप उससे कुछ समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, परेशानी कहाँ आ रही है आपको, क्या तथ्य आपको समझ में नहीं आया, या आपने उससे संबंधित पहले कुछ अलग पढ़ रखा था, या आपके सर या मैडम द्वारा आपके कोचिंग संस्थान में कुछ और पढ़ाया गया है, उससे संबंधित कोई अच्छी बात भी यदि आपको मालूम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि अन्य विद्यार्थी भी उससे लाभ ले सके और मिलकर हम उस पर चर्चा कर सकें। आइए आज की कक्षा को शुरू करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने कहा, 5-10 मिनट का वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूंगी। अभी इस कक्षा पे ध्यान केंद्रित करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य, जैसे विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ेगा। देखिए, जब शुक्ल ने इस ग्रंथ को लिखा था, काफ़ी पहले ये ग्रंथ लिखा जा चुका है, तो जब तक इतना रिसर्च वर्क नहीं हुआ था, इतनी पुस्तकें नहीं, उन्होंने अपने व्यक्तित्व से संबंधित जो पहली कक्षा मैंने आपको करवाई थी, उसी में मैंने ये चीज़ें क्लियर कर दी थी कि उस समय तक तो कुछ भी साहित्य उपलब्ध नहीं था, मतलब खोज नहीं पाए थे। लिखा तो जा चुका था, पर अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग संग्रहालयों में, अलग अलग राज्यों के राजाओं के आश्रय स्थलों में वो पड़ा हुआ था।
अब ये जो संदिग्धता के आधार पर शुक्ल जी की आलोचना जो बाद में लोग करते हैं कि जिस सामग्री के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था वो सामग्री ही संदिग्ध है, तो ये बात तो स्वयं शुक्ल जी ही शुरू में स्वीकार करते हैं और स्वयं शुक्ल जी ही पृथ्वीराज रासो को, जो कि महत्वपूर्ण है, प्रथम महाकाव्य हिंदी का मानते हैं, उसकी पूरी विषय सामग्री को वो संदिग्ध मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ प्रक्षेपांश हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, कुछ ऐसे अंश हैं जो उनके पुत्र द्वारा लिखे हुए हैं, कुछ ऐसा भी कुछ जो अलग भाषा शैली में मिलते हैं, उनमें वो ये मान लेते हैं कि शायद पीछे से किसी ने जोड़ दिया होगा। तो किसी प्रकार से इनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकी है। न अब वो लोग बाकी हैं, न वो समय बाकी है, न वो भाषा का यूज हो रहा है, न उस काव्य शैली का उपयोग अब हो रहा है। तो किस आधार पर हम इनकी प्रामाणिकता जांचें, क्योंकि वो समय तो हजारों वर्ष पूर्व निकल चुका है। ठीक है, लेकिन जो उपलब्ध है उसी के आधार पर आप चलोगे। आप उसमें नया लिख के तो उस काल में नहीं जोड़ सकते। आधुनिक काल में आप नया लिख के इसकी विचारधारा को और काव्यधारा को परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन पूर्व की जो हम सिद्धांत बनाते हैं, अपनी परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं, साहित्य प्रस्तुत करते हैं, वो उन्हीं ग्रंथों के आधार पर करेंगे, चाहे वो संदिग्ध हो अथवा असंदिग्ध। आगे बढ़ते हैं। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में भी गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजभाषाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी, राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज, जसमूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद छप्पे में। ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जीवन में दो ही रस थे, एक श्रृंगार और एक वीर। इसके अलावा उनको इतनी फुर्सत ही नहीं थी। ये ध्यान दीजिएगा कि वीर रस के पद्य शुरुआत में किस में सुनाए जाते थे? छप्पे में, छप्पे छंद में, और ये नीति और श्रृंगार के दोहों में। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं में वीरों को उत्साहित करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित कर रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरबदल भी बहुत कुछ होता रहा। ठीक है, अब एक पिता ने अपने समय के समकालीन राजा को दरबार में प्रसन्न करने के लिए पुस्तक लिखी जाती थी, या उनका पर प्रसन्न करने के लिए भी लिखी जाती थी, या पुस्तक का आधार ही वो था क्योंकि वीर रस है, युद्ध करा, उस राजा से युद्ध करा, उस रानी के साथ विवाह हुआ, उसका अपहरण, तो ये सब चलता रहता था। अब जो बाद में वो उन पुस्तकों को किसको दे देते थे? भाई चारण थे, चारणों का उद्देश्य का कार्य ही प्रशस्ति गान करना था अपने राजा की, उनके माध्यम से वो उनके पुत्रों के पास संरक्षित रहती थी। अब उसमें वो राजा उनके पिता के समय चला गया, तो अब उस राजा का पुत्र है, उसकी प्रशंसा भी वो जो चारण का पुत्र है वो अपनी पुस्तक में जोड़ देता था, तो उसकी भाषा शैली अलग हो गई। फिर उसने उससे अपने पुत्र को दी, फिर राजा के पुत्र के बाद उसका पौत्र आ गया। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हुए ये पुस्तकें आज हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरबदल भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया है। भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु का संवत दिया 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो गया था। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग पर हुआ। तो देखिए, जहाँ उन्नति है, जहाँ सुविधाएं हैं, वहीं साहित्य अधिक लिखा गया, मतलब चारणों ने उसी की प्रशस्ति गाई।
अतः यह स्वाभाविक है कि उस भूभाग की जनता की चित्रवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। इसको तो हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं ना, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब है। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्निहित हो गई, तो खंड खंड होकर, जैसा कि मैंने आपको कहा शुरू में कि राष्ट्रीय सत्ता का अभाव था। हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन एक चक्रवर्ती सम्राट कह लीजिए, बड़े सम्राट थे जिन्होंने एकीकृत किया हुआ था, छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन किया हुआ था। गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी की आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ले ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का बुद्ध हुआ वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऐसा लगता था कि जन्म ही मैदान में मरने के लिए ले रहे हैं ना, या महिलाएं पुत्र की कामना इसलिए कर रही हैं कि वो अपने पिता के साथ लड़ाई पे जा सके। महमूद गजनवी संवत 1087 के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था। वहां से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूताने पर चढ़ाइयां हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया, और अजय देव के पुत्र अर्णोराज आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलिच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाया। इतिहास को समझने के लिए भी और हिंदी साहित्य के विकास को समझने के लिए भी परिस्थितियों को समझना है। तो ये आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियां हैं। किस प्रकार परिस्थितियां थी, क्योंकि जैसी परिस्थितियां थी वैसा ही साहित्य लिखा जाएगा। तो ये समझिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा। और वो छोटी सी जो एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, उसमें नोट्स के रूप में है ये, है ना। मैं आपको पहले भी बता चुकी, जैसा मैंने कहा कि कुछ विद्यार्थी प्रतिदिन चैनल पे नए आ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि यदि आप ये पुस्तक देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, या आपकी कोई परीक्षा नज़दीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा ग्रंथ है, लंबा चलेगा, तो आप एक पुस्तक मैंने पढ़ाई है हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, चाहे आप यूपीएससी की भी दे रहे हो एग्जाम, कोई भी दे रहे हो, उस पुस्तक को पढ़ लीजिए। वो पुस्तक नोट्स के रूप में है, और मात्र 30-35 छोटे छोटे वीडियोज़ में ही आपके वो 2 पुस्तकें पूरी हो जाती है। यानी एक पुस्तक हो जाएगी 16-17 वीडियोज़ में, और इतने ही वीडियोज़ में दूसरी पुस्तक भी पूरी हो जाएगी। उसमें नोट्स के फॉर्म में आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, आदि आर्थिक परिस्थिति, छोटे छोटे टॉपिक बना के वहाँ दी हुई है। समझने में आसानी होगी, और शुक्ल की ही नहीं बल्कि अन्य जो हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक हैं उनके कथनों के माध्यम से भी वहाँ चीज़ को स्पष्ट किया हुआ है। तो बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। बहुत से विद्यार्थी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे जब आप उस पुस्तक को शुरू करेंगे, जिन्होंने प्रतिदिन उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे कमेंट भी किया है, और जिस दिन पुस्तक शुरू करी है उस दिन भी मुझे बताया है कि मैम हम पुस्तक शुरू कर रहे हैं, और जब खत्म किए तब भी मुझे बताया है कि मैम आपके साथ आज हमने ये पुस्तक समाप्त कर ली। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनकी सफलता निश्चित सी लगती है जो इतना ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बजाय उन विद्यार्थियों के जो एक वीडियो देख के और चैनल को छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरे चैनल पे जाके दूसरा वीडियो देखेंगे उसी से संबंधित, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उफ बहुत लंबी फेरिस्त है, उस पर नहीं जाते। हमारा टॉपिक क्लियर करते हैं। मूल बात यह है कि हिंदी साहित्य की वो छोटी सी पुस्तक आप लोगों को अवश्य पढ़ लेनी चाहिए बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। आना के पुत्र वीसल देव विग्रहराज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई, जिसे परास्त कर वीसल देव आर्यव्रत से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यवर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए वीसल देव विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गौरियों की सेना ने नाडौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इस प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों के अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे।
इसमें सबसे पहले रणथंभौर के महाराज हम्मीर देव हुए हैं, जो महाराजा पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने कई बार मुसलमानों को हराया भी। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वो धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाटिया चरण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता था या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरा करता था, वही सम्मान पाता था। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। उस समय का जो परिस्थिति काल है कैसा, पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण, शत्रु की कन्या का अपहरण, ये भी आपके पराक्रम को दर्शाने की ही सामग्री थी। ठीक है, पृथ्वीराज और संयोगिता का जैसे आप एक प्रेम कहानी समझकर जिसको पढ़ते हैं, जिसका नाटक दिखाया जाता है, पिक्चराइजेशन दिखाया जाता है टीवी में, उसकी भी वास्तविकता साहित्य को यदि आप पढ़ेंगे और इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रेम तो शायद ही उसमें था, कुछ और ही अधिकता आगे देखेंगे, जो भारत के विनाश का कारण भी बना। कैसे बना, आगे देखेंगे। इस दिशा में काव्य साहित्य के भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में भी वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे भी यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना, अपहरण करके लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। जैसे कि पद्मावती वाला प्रसंग आप पढ़ते हैं ना, तो किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद, तो पद्मावती के रूप का संवाद भी तो किसी ने इससे कहा था, किससे, रत्नसेन से। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा बहुत मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रस क्या रहता था, वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। वहां भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री के कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया। इस पर इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएं दो रूप में मिलती है, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों को क्या कहते हैं, बैलेड्स। इससे संबंधित स्थापना और तर्क वाले कई कथन पूछे गए। जब बैलेड्स का उल्लेख होता है, बैलेड्स आप नहीं जानते क्या होता है तो आज जान लीजिएगा। जो वीर गीत होते हैं उनको अंग्रेजी में बैलेड्स कहते हैं। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत अर्थात बैलेट्स के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक वीसलदेव रासो मिलती है। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर पाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में रह ही नहीं सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला है, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। आल्हा छंद है, जगनीक रासो परमाल रासो का है। यह उत्तर भारत में वर्षा के मौसम में ये वीर काव्य गाया जाता है। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते थे। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर वीसलदेव रासो के काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। यह भी पूछा जाता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति शुक्ल ने किससे मानी है, तो शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इसको लिख लेंगे। उत्तर भारत में गाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। रसायन शब्द से उत्पत्ति मानते हैं रासो शब्द की। अब जो संयोगिता और पृथ्वीराज वाला जो प्रसंग है वो आगे भी आएगा, पृथ्वीराज वाली उसमें, तो उसमें करेंगे उसको कंप्लीट। आगे सबसे पहले देखते हैं खुमान रासो।
संवत 810 से 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमाण नाम के 3 राजा हुए। कर्नल टॉड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश ये है कि काल भोज बप्पा के पीछे खुमाण गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। मेवाड़ का इतिहास सभी जानते होंगे। काल राणा कुंभा, राणा सांघा, बप्पा रावल, फिर राणा कुंभा सांगा, फिर कुंभा, फिर ये जो हमारे महाराणा प्रताप वाला है वो वाला वंश, जिसके समय में बगदाद के खलीफा अल मामून ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुम्माण की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुम्माण ने 24 युद्ध किए। विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमाण रासों के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। तो ये देख लीजिए, खुमाण रासों का रचयिता कौन है? दलपत विजय। पर इस समय खुमाण रासों की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। काल भोज बप्पा से लेकर तीसरे खुमाण वंश की परंपरा इस प्रकार है। काल भोज बप्पा खुमाण मतन भट्टी। अब देखिए ये काम का तो नहीं है, लेकिन अब बुक में लिखा हुआ है इसलिए पढ़ के सुना दे रही हूँ मैं, बाकी ये कोई पूछता तो है नहीं। आप लोग अपने आप भी इसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो को रोक के आगे बढ़ जाती हूँ मैं। अतः 190 वर्षों का औसत लगाने पर 3 खुमाणों का समय अनुमानतः इस प्रकार पता चलता है। खुमाण पहला विक्रम संवत 810 से 885, खुमाण विक्रम संवत 870 से 900, खुमाण विक्रम संवत 965 से 990। जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये एक शुद्ध इतिहास ग्रंथ है, तो इसमें इतिहास, साहित्य इतिहास के सभी तथ्यों की जानकारी विस्तार से दी जाएगी। इसी से नोट्स बनते हैं। पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में परीक्षाओं में इससे सीधे पंक्तियाँ और कथन पूछे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो समझने की हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तथ्यात्मक हैं। तथ्यात्मक केवल पढ़ के सुना दूंगी, जहाँ जरूरत होगी वहाँ व्याख्या करेंगे। अब आगे क्या होता है? अब्बासीय वंश का अल मामू विक्रम संवत 870 से 990 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयां होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमाण से अल मामू की सेना की लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमाण रासों की रचना हुई होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमाण रासों मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का जो वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सहरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नाम भाट ने खुमाण रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमाण तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमाण रासो का रचयिता था अथवा पिछले उसमें परिशिष्ट का अथवा पिछले परिशिष्ट का। ठीक है, तो कुल मिला के खुमाण रासो का रचयिता दलपति विजय ही माना जाता है। अब आप वही याद रखिए, दलपत विजय खुमाण रासो। जब कोई दल विजय की कामना से चढ़ाई करता है तो उस पर खुमाण चढ़ जाता है। रासो का मतलब ही वीर काव्य से लिया जाता है। तो दलपत विजय खुमाण रासो, जब विजय की कामना से चढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? दल जो होता है पूरा पूरा दल, उस पर किस चीज़ का खुमान छा जाता है? खुमार होता है ना, खुमारी छाना। किस चीज़ का खुमार छा जाता है? विजय का। तो दलपत विजय खुमाण रासो। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे वीर रासो के बारे में, वीसल देव रासो के विषय में। बहुत ज़्यादा एक छोटा सा वो वीडियो जो अभी आपको पढ़ाया था मैंने बाद वाला, वो भी आज ही बनाया और लगातार ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी गुड़िया सोई हुई है मेरी, तो मैं सोच रही हूँ कि समय का सदुपयोग कर लूँ। तो इस कारण क्या है कि जीभ भी लड़खड़ाने लग जाती है जब बहुत लंबे समय तक बोलते रहते हैं, तो और थोड़ा तेज़ आवाज़ में भी बोलना पड़ता है ताकि आप लोगों को स्पष्ट आवाज़ आए। नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम से वीसल देव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने वीसल देव रासो नाम एक छोटा सा 100 प्रश्नों का ग्रंथ लिखा है जो वीर गीत के रूप में ग्रंथ के निर्माण काल यूं दिया गया: 1272 मजारी जेठवदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। 1272 का स्पष्ट अर्थ है 1212। 72 शब्द बरहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतरित है, अतः 1272 का अर्थ द्वादशोत्तर 12 से अर्थात 1212 होगा। गणने करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठवदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिसमें वह वीसल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ का समय भी 1220 के आसपास ही है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 में प्राप्त है। वीसल देव रासों में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ जाता है। कथा का सार यों है: मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के से सांभर के वीसल देव का विवाह होना, वीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना। वो कहाँ चला जाता है, इसकी नायिका कौन है, ये भी पूछी जाती है। वीसल देव रासो की नायिका है
राजमती कवि है, इसका नरपति नाल रूट कर कहाँ चला जाता है, उड़ीसा। राजमती का विरह वर्णन तथा विसलदेव का उड़ीसा से लौटना। भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लेवा ले जाना और विसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। इन 4 पूरे प्रकरणों के अंतर्गत काव्य समाप्त हो जाता है। दिए हुए संबंध के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर विसलदेव के पीछे कुछ बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है, जब तक कि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं प्रधान है, विसलदेव का विवाह और उसका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। विसलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ विसलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा था ही नहीं। विसलदेव की एक परंपरा वंश की रानी थी, विसलदेव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली जाती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर इन्हीं में से किसी के कन्या के साथ विसलदेव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से ना मिलाया गया हो, जैसे जननी गोरी तू जैसलमेर, गोरडी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपूताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से भी किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और कोई नाम इस प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ, आचरज, कवि कालिदास। ऐसे जैसा पहले कहा है, अजमेर के चौहान राजा विसलदेव विग्रहराज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेश मुसलमानों से खाली कराए थे। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रहराज नाटक संस्कृत में है। तो ये भी ये मैं कह रही थी, विग्रहराज से संबंधित संस्कृत में भी एक रचना मिलती है, जिसका नाल ने इस विसलदेव में, जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा के ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश चले जाने का प्रेषित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को विसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो यह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है, जैसे सुकई छह, पाटण थी, भोज तड़ा, खंड खंडरा। इस ग्रंथ से इस बात का आभास अवश्य मिलता है कि यह है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। विसलदेव रासों में भी बीच बीच में बराबर साहित्यिक भाषा हिंदी के मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के लिए यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समय अनुसार बहुत कुछ फेरबदल होता रहता है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी, चितह, रणी, प्रापी, जयी, इणी विधि, बाल हो, इसण, इस प्रकार नयर, नगर, प्रसाव, प्रसाद, पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं, जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजात, ताजनो आदि। जैसा कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले भर हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। विसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। मल्ल पलाणो तजादीन खुरसाणा चढ़ी चल्यो गौंड। उपयुक्त विवेचनाओं के अनुसार यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपनी असली और मूल रूप की कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हरिचंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। यह नरपति नाल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि राजपूताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे मती का आखा किया, चंदन काठ को मांडवो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इसे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। तो विसलदेव रासों की भाषा पूछी जाए तो पिंगल भाषा है, ठीक है, जिसमें राजस्थानी
और खड़ी बोली के कुछ शब्द हैं। ये ऊपर हम पढ़ के आए हैं राजस्थानी और खड़ी बोली के। ब्रज के भी हैं। अपभ्रंश के शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वो डिंगल कहलाया। अपभ्रंश और शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो योग है वो डिंगल कहलाएगा। और ये जो ब्रज की भाषा है इसका जो योग होगा ये क्या कहलाएगा? पिंगल कहलाएगा। पिंगल सॉफ्ट में यूज होता है कोमल कांत पदावली के लिए। जो श्रृंगारिक वर्णन है वह पिंगल हो सकता है। और जब वीर रस की बात आएगी, तड़कते भड़कते शब्द आएंगे, तो अपभ्रंश और शुद्ध राजस्थानी के योग से क्या बनेगा? डिंगल। और डिंगल और पिंगल ये रासो काव्यों की भाषा थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का विचार ही कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य संबंध रखती है वह वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस कंचित आवास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। किसकी प्रधानता है इसमें? श्रृंगार की। वीसल देव रासों के कुछ पद्य देखिए, ये पूरे के पूरे पद्य दिए हुए हैं, पढ़कर सुनाओ। अच्छा, कड़वा बोल ना बोल से नारी, ये भैया पूछा हुआ है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं। प्रणव चालो बीसल, इनके सबके पीछे अर्थ दिए होंगे। प्रणव चालो बीसल देव चौरास्या सहुलिया बुलाए, जान तणी साजती करो जिरह रंगावली पहरे जो टोप, हुणे पैसारे बीसल देव आवी सियल अंत्यवरी राप, रूप अपूर्व पेशियत इस स्त्री नहीं सैल संसार, अति रंग स्वामी सु मिली रात, बेटी राजा भोज की गर्व करो उभो छे सांभर्यो राज। सांभर के राजा ही तो थे। मोसरी का नहीं ऊर बुहाल, पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं है जो राजा भोज की पुत्री मुझे मिल गई, बहुत ही सुंदरी थी। महाघोर सांभर उगे तहु दिसी थान जैसलमेर, गर्वी ना बोले सांभर्यो रात, तो सरी का घड़ा और भुलाव। एक तो वो उसको बोलता है कि भैया मेरे मोह सरीखा नहीं ऊर भुवाल, पूरी पृथ्वी पर मेरे समान कोई राजा नहीं है। ऐसा सुनकर महाघरी सांबर उग्री में तो वो बोलती है कि आप गर्व ना करो हे सांबर के राजा, आप गर्व ना करो। राजमती उसको बोलती है उसके इस गर्वोक्ति को सुनकर, तो सरी का घड़ा और भुवाल, तुम्हारे सरी के तो और भी बहुत घड़े भुवाल हैं और बहुत राजा हैं। एक उड़ीसा को धनी, उनमें से एक उड़ीसा को धनी है। वचन हमारे तुम माने जुमान, अगर तुम हमारे वचनों को सत्य मानो तो तुम्हारे जैसे तुमसे भी अच्छा एक उड़ीसा का धनी है। जो थारी सांबर उग गई राजा उन घर उगन हीरा खान, उसके पास हीरों की खान है और ये सब चीजें हैं। कुरे कह सुन संभरे राव काई स्वामी तो उलगे जाए, कहो हमारे जे सुनो थारे धाय साटे अंतवेरी नार। अंतवेरी नार, कड़वा बोल ना बोलिस नारी, हे नारी तुम मुझसे कड़वे बोल ना बोल। तुमो मलेसी चित्त वसा, जीव ना जीव वियोग नहीं, दवना धादा कुई पिलीमाल, जीव का दधा नुपांगुरी नाल है कल सुंदरे सब कोई, जीव का जला हुआ फिर नहीं सही होता है। आव्यो राजा मास बसंत गढ़ में ही गूढ़ी उछली, जय धन मिलती अंग समार, मान भंग हो तो बाल हो, इणा परिहरता राजा दुबराय। मतलब कुल मिला के वो गर्भोक्ति वाले वचन कहता है, वो उसको सत्य बताती है, फिर राजा रूठ कर कहाँ चला जाता है? उड़ीसा के ही चला जाता है कि मैं वहां से धन कमा कर ही अब आऊंगा। इस प्रकार है इसकी कथा। अब यहाँ से चंद्रवरदाई यानी पृथ्वीराज रासो जो महत्वपूर्ण काव्य हिंदी साहित्य का, उसके विषय में बताया गया है। तो ये थोड़ा सा लंबा है इस वीडियो में, तो देखिए ये हो नहीं पाएगा, काफ़ी लंबा है पृथ्वीराज रासो का। और ये प्रकरण भी पूरा कल के वीडियो में हो पाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। 30 मिनट का वीडियो हो गया है, 4-5 पेज हैं, उसके बाद प्रकरण नंबर 4 चालू हो जाएगा। तो इसको दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि आधा अधूरा पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जिन लोगों को अच्छा लग रहा हो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके अपने विचार भी बताइएगा। और जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन के साथ ऑल वाला ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि डेली सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नए वीडियो के साथ और इसके आगे की कथा चंद्रवरदाई के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।